मोटी नंद की शादी पर मॉडर्न और गवार भाभी का पहनावा और जिम्मेदारी। हे भगवान, क्या तू मुझे कन्यादान का सुख नहीं देना चाहता? अरे भाग्यवान, भगवान को क्यों दोषी ठहराती हो? हाँ, गलती तो मेरी ही है। इतना बड़ा परिवार होकर भी 2 साल से अपनी बेटी की शादी नहीं करवा पा रही हूँ। मीरा कन्हैयालाल और रुक्मणी की बड़ी बेटी है। खिड़की के पास खड़ी मीरा की उम्र बढ़ती चली जा रही थी और मीरा के मोटापे की वजह से 2 सालों से मीरा का हर रिश्ता कटता चला जा रहा था। क्या जिंदगी भर हमारे कंधों पर बोझ बनकर ही बैठी रहेगी? खुद को पतला करने के लिए कुछ करेगी भी कि नहीं? अपनी माँ के ताने से मीरा दुखी होकर पर टेढ़े अंदाज में कहती है, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, पर मेरे मोटे होने में तुम्हारा ही हाथ है। हाँ, दुनिया भर की सारी चीज मैंने ही तो तेरे मुंह में भर दी थी, जिससे तुम मोटी हो गई। अरे भाग्यवान, क्यों बच्ची को शर्मिंदा करती हो? मिल जाएगा कोई बढ़िया रिश्ता जो हमारी बच्ची के मोटे शरीर की जगह सुंदर दिल को देखेगा। कन्हैयालाल की बातों से मीरा और रुक्मणी को थोड़ी तसल्ली मिलती है और पास खड़े मीरा के दोनों भाई अपनी बहन की परेशानी में परेशान होकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। दीदी की शादी की खबर आकर ले लूंगा, पर अगर अभी लेट हुआ तो मेरी शादी मुश्किल में आ जाएगी। घर का छोटा बेटा अमन घड़ी की तरफ देखते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पार्क चला जाता है, जहाँ पार्क में बैठे हुए आज फिर अमन लेट हो गया। आने दो, आज दांतों तले चने न चबाए तब कहना। मॉडर्न अंदाज वाली साक्षी स्लीवलेस स्ट्रेपलेस चमकीले सिल्वर रंग की टॉप और रेड स्कर्ट पहनकर पार्क में अमन का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ अमन पहुँच जाता है और साक्षी को देखते हुए कहता है, हाय मेरी साक्षी, गुस्से में भी कितनी ब्यूटीफुल लगती हो। अमन साक्षी के पास जाता है, जिसे देखकर साक्षी गुस्से में कहती है, बड़ी जल्दी आ गए सर। अकेले मैं ही तो पागल हूँ जो टाइम पर आकर इंतजार कर रही हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं समय से ही निकल रहा था। पर मुझे नहीं जानना। ये बताओ, घर में शादी की बात की या नहीं? माय स्वीट हार्ट, तुम्हारे बारे में मैंने माँ को बता दिया है, पर अभी हमारी शादी नहीं हो सकती। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। देखो, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मेरे पापा मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। कल अगर पापा रिश्ता कहीं करवा देंगे तो मैं उनके खिलाफ नहीं जाऊंगी और मैं किसी और से शादी भी नहीं करूंगी। अमन साक्षी का इशारा समझ जाता है और प्यार भरे अंदाज में उसे कहता है, तुम्हारे इसी प्यार ने तो मुझे तुम्हारा दीवाना बनाया है, पर जब तक दीदी की शादी नहीं होती हमारी शादी कैसे होगी? इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो शादी के लिए तैयार है उसकी शादी हो जानी चाहिए। और रही बात तुम्हारी दीदी की, तो शादी के बाद हम दोनों मिलकर उनके लिए लड़के ढूंढेंगे ना। साक्षी अमन का हाथ पकड़कर उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है और कहती है, सोचो इंस्टा पर हम दोनों की शादी की पिक पर कितने लाइक्स आएंगे। सब कमेंट करेंगे, क्यूट कपल मेड फॉर इच अदर। तुम अपने घर में हमारी शादी की बात करो ना। परिवार की समस्या और प्यार के बीच फंसा अमन साक्षी को हाँ कहकर बात खत्म करता है और अगले दिन कमरे में आईने के सामने खड़ी मीरा, कब तक ऐसे ही सबकी नजरों से बचती रहूंगी? मेरे भाइयों की शादी भी मेरी वजह से रुकी हुई है। कल अगर उनकी उम्र भी हो गई तो? मीरा आईने के सामने खड़ी खुद को निहारती हुई अपने भाइयों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी हॉल से आवाज आती है, मीरा, मीरा। आई माँ, लगता है लड़कों वालों ने फिर रिश्ते के लिए मना कर दिया। मीरा चेहरे की उदासी को संभालते हुए नीचे हॉल में जाती है। आज फिर तेरा मोटापा तेरी शादी के बीच में आ गया ना? मीरा के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। मोटापे की वजह से मीरा की शादी हर बार अटक जाती थी, पर सब्र का बांध खोते हुए घर का बड़ा बेटा बोलता है, हर बार वही बहाना, कोई हमारी बहन को इंसान की तरह क्यों नहीं देखता? मौका देखकर अमन भी कहता है, माँ कल साक्षी मिली थी, कह रही थी उसके पापा उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और वो इंतजार नहीं कर सकती। माँ तो तू कहना क्या चाहता है? साक्षी कह रही थी हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए, फिर हम दोनों मिलकर दीदी के लिए रिश्ता ढूंढ लेंगे और हम घर के छोटे बेटे की शादी करवा कर समाज में अपनी बेइज्जती करवा लें। घर के दोनों बेटों में दरार आते देख मीरा कहती है, बस करो, मेरी वजह से घर में रोज कलेश होता है। माँ पापा, आप लोग पहले अमन की शादी करवा दो। मीरा की बात में दर्द और त्याग देख रुक्मणी चौंक जाती है और कन्हैयालाल भी चुप हो जाता है। दीदी ये क्या कह रही हो आप? मैं बड़ी हूँ, जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मेरी वजह से तुम दोनों की लाइफ नहीं रुकनी चाहिए। पर समाज वाले क्या कहेंगे? हम अपनी बेटी की शादी नहीं करवा पाए, इसीलिए बेटों की करवा दी। समाज वाले मेरी शादी की टेंशन नहीं ले रहे हैं। छोटे की गर्लफ्रेंड है और आप बड़े के लिए कोई लड़की ढूंढ लीजिए और अपने समाज वालों से कहिएगा अच्छी लड़की मिल रही थी तो दोनों भाइयों की शादी करवा दी। मीरा की बात पूरे घर वाले मान जाते हैं और अगले दिन रुक्मणी का पूरा परिवार मंदिर जाता है। बुरा नहीं मानिएगा रुक्मणी बहन, पर अब मेरे पास कोई लड़की नहीं बची है। मुझसे आपके बेटे की शादी नहीं करवाई जाएगी। आप करवा भी नहीं पाएंगे। अगर आपके पास कोई सुंदर सुशील लड़की हो तो बताइए। पंडित जी अपने थैले में हाथ डालते हैं और कुछ फोटो निकालते हुए कहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात करी आपने। मेरे पास कुछ सुंदर सुशील लड़कियों की तस्वीर और बायोडेटा है, आप देख लीजिए। अगर कोई लड़की पसंद आ जाए तो मैं बात आगे बढ़ा दूंगा। रुक्मणी और कन्हैयालाल लड़कियों की तस्वीरों में से एक तस्वीर पंडित जी को पकड़ाते हुए कहते हैं, इस लड़की के बारे में बताइएगा। बड़ी परखी नजर है आपकी। इस लड़की का नाम है रेखा और उम्र 26 साल। और खास बात, संस्कारों और भारतीय संस्कृति में इस लड़की का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। पर एक समस्या है, लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। हमारे छोटे बेटे ने मॉडर्न बहू पसंद कर रखी है। हमें बड़ी बहू हमारे घर परिवार की जिम्मेदारी संभाल सके ऐसी चाहिए। तब तो आपने बिल्कुल सही लड़की चुनी है। मैं कल ही आप लोगों को मिलवाता हूँ। रुक्मणी और कन्हैयालाल अगले दिन लड़की वालों से मिलने उनके घर जाते हैं। नमस्कार, आने में कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं, आप लड़की को बुलाएं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ नाश्ता पानी तो कीजिए।
लीजिए। श्यामलाल कन्हैयालाल के परिवार के सामने नाश्ते की प्लेट बढ़ाता है और अपनी बेटी रेखा को आवाज लगाता है। सिंपल प्रिंटेड साड़ी में रेखा हाथ जोड़े शर्माते हुए बाहर आती है। वाकई लड़की तो संस्कार और सुंदरता का संगम है। हमारी तरफ से रिश्ता मंजूर है, आप कहें तो हम शादी की तारीख निकलवा लेते हैं। ऐसे ही कुछ ही महीनों में दोनों भाइयों की शादी तय हो जाती है और वहीं शादी वाले दिन मैरिज हॉल में सभी मेहमानों के बीच दोनों वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। चाहे लोग कितने बहाने बना ले, पर ये लोग भी हार मान गए हैं अपनी बेटी की बात चला चला कर। मैंने तो सुना है छोटे बेटे ने झगड़ा करके ये शादी की है। परिवार के सभी लोग समाज में हो रही अपनी थू-थू देखकर भी चुप रहते हैं, क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई होती है। 7वें फेरे के साथ शादी संपन्न हुई। आज से आप लोग पति पत्नी हुए। अमन अपनी कॉलेज की गर्लफ्रेंड मॉडर्न स्टाइलिश हर बात में आगे साक्षी से शादी करता है और राघव की शादी गाँव की सीधी सादी कम पढ़ी लिखी लेकिन आंखों में शर्म लिए रेखा से होती है। ऐसे ही शादी के बाद घर में आई नई बहुओं का रुक्मणी गृह प्रवेश करवाती है। रेखा, साक्षी, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। रेखा और साक्षी गृह प्रवेश करती हैं। दोनों बहुओं की नजर अपनी नंद मीरा पर पड़ती है। ओह, तो ये है अमन की दीदी। तो इस कारण से इतने सालों से इनकी शादी नहीं हो रही थी। ऐसे ही दोनों बहुओं का गृह प्रवेश पूरा होता है और दोनों बहुएं अपने पति के साथ अपने अपने कमरे में चली जाती हैं, जहां साक्षी कमरे में। वैसे अमन, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी बड़ी दीदी की शादी क्यों टूट जाती है? नहीं बताया, क्योंकि तुमने कभी पूछा नहीं। दीदी के वजन की वजह से कोई लड़का उन्हें पसंद नहीं करता, पर अब हम दोनों मिलकर उनके लिए लड़का ढूंढेंगे। नहीं नहीं, तुम्हारी मोटी बहन के लिए मैं लड़का नहीं ढूंढ पाऊंगी। कोई भी लड़का मोटी लड़की को क्यों पसंद करेगा? जबान संभाल कर बात करो, वो मेरी बड़ी दीदी है और तुम्हारी नंद। अमन के डांटने पर साक्षी मुंह बनाकर सो जाती है। वहीं रेखा सर पकड़े परेशान राघव को देखकर, ए जी, आज ही हमारी शादी हुई है और आप सर पर हाथ दिए बैठे हैं। आज शादी में सब मेरी दीदी का मजाक उड़ा रहे थे। मुझे जल्द ही उनकी शादी करवानी है। मैं उनकी और बदनामी होते हुए नहीं देख सकता। आपकी परेशानी मेरी परेशानी। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी मैं अपनी नंद की शादी करवाऊंगी और आप अपनी बहन की डोली विदा करेंगे। रेखा अपने पति को सांत्वना देकर सुला देती है और गवार रेखा और साक्षी में पहले दिन ही फर्क साफ हो जाता है और अगले दिन पहली रसोई रस्म के लिए सभी नीचे आते हैं। रेखा ने साधारण पर सुंदर प्रिंटेड साड़ी पहनी हुई थी, वहीं साक्षी ने चटक गुलाबी रंग की स्टाइलिश फूलों की डिजाइन की हुई मॉडर्न साड़ी पहनी हुई थी। बहुओं, आज तुम दोनों की पहली रसोई है। आज मैं घर की चाबियां और जिम्मेदारी तुम लोगों को दे देती हूँ। मैं यहाँ बहू बनकर आई हूँ, नौकरानी नहीं। मुझे नहीं चाहिए कोई चाबी, कोई जिम्मेदारी। मेरी अपनी कोई लाइफ है और रही बात रस्म की, तो वो मैं पूरी कर दूंगी। साक्षी के जवाब से रुक्मणी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी रेखा कहती है, माँ जी, मुझे चाबियाँ नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। और रही बात जिम्मेदारी की, तो आज से आप लोगों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी। सदा सुहागन रहो बहू, और कुछ अपनी देवरानी को भी सिखाओ। रुक्मणी से आशीर्वाद लेकर रेखा और इतराती हुई साक्षी रसोई घर में आ जाती है, जहाँ रेखा बार बार रसोई में अकेले बैठी मीरा को देखती है। दीदी, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? आदत हो गई है, मैंने सामान बाहर निकाल दिया है। आप अपनी रस्म पूरी कर लीजिए। इतना कहकर मीरा रसोई घर से चली जाती है और रेखा समझ जाती है कि ये सिर्फ शरीर का वजन नहीं, सालों का अकेलापन है। कुछ देर रुककर रेखा पहली रसोई के लिए जायकेदार बढ़िया खाना बनाती है और वहीं साक्षी सेल्फी क्लिक करते हुए अपनी पहली रसोई और ससुराल का पहला दिन पूरा करती है। ऐसे ही अगले दिन साक्षी अपने रूम में तैयार होते हुए, अमन डार्लिंग, मेरी कुछ सहेलियां बाहर से आ रही है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, बाय। साक्षी सुबह ही अपनी सहेलियों से मिलने बाहर चली जाती है और घर की जिम्मेदारियां अपने आप रेखा के कंधों पर आ जाती है। मैं अपने माँ बाबा के संस्कारों पर उंगली नहीं उठने दूंगी। आज से घर की पूरी जिम्मेदारी मेरी। रेखा सुबह से घर के सारे काम करना शुरू कर देती है और शाम को रेखा मीरा को घर के झाड़ू मारते देख कहती है, दीदी, आप ये मत किया करो, मैं कर लूंगी। मीरा झाड़ू रोक देती है और रेखा की तरफ देखती है जैसे कुछ कहना चाहती हो। आदत हो गई है रेखा, हाथ खाली रहे तो मन भारी हो जाता है। रेखा मीरा को कुर्सी पर बैठाती हुई झाड़ू अपने हाथ में ले लेती है। मीरा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहली बार उससे उसकी थकान पूछी हो। दीदी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपके लिए रिश्ता ढूंढने में मदद करूं? तुम जो काम पूरा परिवार नहीं कर सका, वो तुम कैसे करोगी? इंसान की कीमत शरीर से नहीं, मन से होती है। मीरा की आंखें भर आती हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे बोझ नहीं इंसान समझा था। उधर साक्षी फोन में व्यस्त घर लौटती है। आज बहुत थक गई हूँ, खाना बना है ना? रेखा बात अधूरी छोड़कर घर में चली जाती है और आंगन में खड़ी मीरा आसमान की ओर देखती हुई, पहली बार ऐसा लग रहा है कि उसकी जिंदगी में भी कोई बदलाव आने वाला है। कुछ देर बाहर खड़ी रहकर मीरा भी घर में चली जाती है और रात का खाना खाकर पूरा घर सो जाता है। वहीं रेखा अपनी नंद की शादी करवाने का वादा खुद से करती है, जहां अगली सुबह रेखा चुपचाप मीरा के कमरे में पहुंच जाती है। मीरा दीदी, सुबह हो गई, उठिए। रेखा हाथों में गर्म पानी का गिलास लिए मीरा को नींद से जगाती है। क्या हुआ इतनी सुबह? 5 बजे? मेरा साइज मापने आई हो क्या? एक दिन आपके लहंगे के लिए साइज मापने भी आऊंगी। फिलहाल तो आपको जगाने आई हूँ। आज से आपको नई जिंदगी शुरू करनी है। नई जिंदगी की बात सुनते ही मीरा की आंखों से नींद उड़ जाती है। नई जिंदगी? क्या मतलब है तुम्हारा?
पहले आप ये पानी पीजिए। मीरा गर्म पानी देखकर रेखा की सारी बातें समझ जाती है। इसका कोई फायदा नहीं है रेखा, मैंने कई बार कोशिश करके देखा है। मीरा पहले कई बार अपने वजन को घटाने की कोशिश कर हार चुकी थी, लेकिन अपने भारी वजन और हमेशा थकावट की वजह से वो कभी अपना वजन कम नहीं कर पाई। पर परिणाम आपको इस बार मिलेगा। एक बार बस मेरे कहने पर दोबारा कोशिश शुरू कीजिए, पानी पीजिए और मेरे साथ दौड़ लगाने चलिए। दौड़? वो भी इतनी सुबह? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? कहाँ दीदी, अभी तो ये शुरुआत है। जब आप दौड़ोगी तभी सब काम बनेगा। न जाने क्यों तुम्हारी बातें मुझे जोश दिला रही है। ऐसा लगता है इस बार कर लूंगी मैं। मीरा रेखा के हाथों से गर्म पानी का गिलास लेकर पीती है और जिम वेयर पहनकर मीरा रेखा के साथ पार्क जाती है। दीदी, आज जब तक शरीर का आखिरी पसीना न चू जाए तब तक दौड़ना है। भगवान का नाम लेकर दौड़ना शुरू कीजिए। तुम मुझे पतला करके ही मानोगी। मीरा भगवान का नाम लेकर दौड़ना शुरू करती है, पर उसका जोश ज्यादा देर तक नहीं टिका। अपने भारी वजन और लोगों के तानों ने मीरा को जल्द थका दिया था। क्यों मीरा बेटी, इस बार एक हफ्ते में हार मानोगी या कल से ही? जरा संभल कर, कहीं गिर गई तो उठने के लिए तुम्हारे भाइयों को बुलाना पड़ेगा। संभाल कर, कहीं भूकंप न आ जाए। मीरा ये चक्कर में ही हांफते हुए रेखा के पास रुक जाती है। घर चलो रेखा, मैं और नहीं कर सकती, मेरे बस का नहीं है। इन लोगों के ताने सुनने से अच्छा है मैं घर पर बैठी रहूं। क्या बात कर रही हैं आप? याद कीजिए वो दिन जब लड़के वाले आपको मोटी कहकर चले गए थे। अभी भी आपका मजाक आपके वजन की वजह से तो बन रहा है। आपके शरीर से बहता पसीना इन लोगों को जवाब देगा। रेखा की बातें सुनकर मीरा के शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है और वो सीधा खड़ा होती है और दौड़ना शुरू करती है। मीरा को इतने उत्साह से दौड़ते हुए पार्क में मौजूद सभी लोगों की हंसी बंद हो जाती है और मीरा लगातार 10 चक्कर मारकर रेखा के सामने आकर सीधी खड़ी हो जाती है। देखा रेखा भाभी, किस तरह मैंने सबकी बोलती बंद कर दी। थैंक यू सो मच। रेखा मीरा की एक्सरसाइज पूरी करवाकर मीरा से बातें करते हुए घर चली आती है, जहाँ हॉल में बैठी साक्षी मीरा को देखकर कहती है, मीरा दीदी, अगर आप दौड़ के पतली हो सकती थी तो इतने दिनों तक किसका इंतजार कर रही थी? साक्षी, तुम भी तो बहुत फिट हो, मुझे भी कोई आइडिया दो ना। दीदी, रोज 2 समोसे चटनी के साथ खाया करिए, आपके वजन में जरूर फर्क आएगा। साक्षी की बातें मीरा को साफ समझ आ जाती हैं कि समाज वालों की तरह साक्षी ने भी उसे अपनाया नहीं है। साक्षी, अगर तुम मीरा दीदी की मदद नहीं कर सकती तो कम से कम उनका मजाक तो मत उड़ाओ। जेठानी जी, आपको क्या लगता है मीरा दीदी पतली हो जाएंगी? अगर होना होता तो कब का हो जाती। ये जितना जल्दी समझ जाओ वही आपके लिए बेहतर है, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। रेखा साक्षी मीरा आपस में बातें कर रही थी, तभी रुक्मणी आ जाती है। रेखा बहू, साक्षी बहू शायद सही ही कह रही है। अगर कोई अपना बनाकर साथ दे तो हर काम मुमकिन होता है। आप निराश हुए बिना लड़कों की खोज जारी रखिए। घर की जिम्मेदारियों के साथ मीरा दीदी के वजन को कम करना भी आज से मेरी जिम्मेदारी है। रेखा अपनी मोटी नंद को आत्मविश्वास भरी आंखों से देखकर अपने कामों में लग जाती है। घर के काम करते हुए रेखा का दिन बीतता है और इंस्टा की रील्स स्क्रॉल करते हुए साक्षी अपना दिन बिताती है। ऐसे ही अगले दिन फिर सुबह 5 बजे मीरा दीदी, सुबह हो गई। रेखा हाथों में गर्म पानी का गिलास लिए मीरा को नींद से जगाती है, पर कल की थकान से थकी हुई मीरा कहती है, रेखा, आज नहीं, मेरे पाँव तक नहीं उठ रहे हैं, हम कल से शुरू करेंगे। क्या आप क्या चाहती है दीदी? अगली बार जब लड़के वाले आपको देखने आए तो सिर्फ समोसा खाकर आपको मोटा कहकर चले जाएं, या पहली नजर में लड़का आप पर फिदा हो जाए? रेखा के मजाकिया अंदाज पर उत्साह दिलाने पर मीरा हंसते हुए बिस्तर से बाहर निकलती है। मैं थोड़ी जिद्दी हूँ, इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। रेखा की बात पर मीरा हंसते हुए रेखा को गले लगाकर कहती है, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये अंग्रेजी की कटर पटर मुझे समझ नहीं आती, पर लगता है तारीफ ही की है। पर सिर्फ तारीफ से काम नहीं चलेगा, आज 2 चक्कर ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। रेखा इसी तरह मीरा को रोज दौड़ने ले जाने लगती है। साथ ही उसके खाने पीने की चीजों पर भी ध्यान देने लगती है कि उसे कब खाना है, कितना खाना है और क्या खाना है। यहाँ तक कि वो मीरा को बाहर का एक निवाला तक नहीं लेने देती। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं और अब मीरा एक नए रूप में रेखा के साथ आईने के सामने खड़ी होती है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, मैं पतली हो गई। अभी तो सिर्फ पतली हुई है, पत्नी बनना बाकी है। आज माँ जी ने कुछ लोगों को रिश्ते की बात करने घर बुलाया है। दोपहर होते ही कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं। चाय पानी की जिम्मेदारी रेखा संभालती है। आपको मेरी बेटी कैसी लगी, हम बात करके बताते हैं। इतना कहकर सुमन चली जाती है और मीरा अपने रूम से झांककर सब सुन रही होती है। मैंने कहा था ना, यही होगा। नहीं दीदी, इस बार मेरा विश्वास अटल है। अब तो शाम को ही पता चलेगा आगे क्या होगा। सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और शाम के 6 बजे एक फोन आता है। कन्हैया लाल फोन उठाकर उनसे बात करते हैं। लड़कों वालों को रिश्ता मंजूर है और कोई शर्त भी नहीं है, आप लोग शादी की डेट निकलवाइए। ये बोलते ही कॉल कट जाता है और कन्हैया लाल चुप्पी साधे हुए अपने परिवार की तरफ देखते हुए कहते हैं, लड़कों वालों को रिश्ता मंजूर है, शादी की तारीख निकालने को कहा है। सच में तारीख निकालने को कहा है? हाँ माँ जी, इस बार रिश्ता लग गया। ये सब रेखा बहू की मेहनत का फल है, जिसकी वजह से मुझे भी कन्यादान का मौका मिलेगा। ओह माय गॉड, अब एक नई टेंशन। मीरा की शादी की खुशी पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान ले आती है और अगले दिन से ही घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। रेखा और साक्षी, कुछ दिनों में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे, उससे पहले हमें शादी की शॉपिंग पूरी करनी है। शुरुआत हम लोग कपड़ों से करेंगे। रुक्मणी अपनी दोनों बहुओं और अपनी बेटी मीरा को लेकर साड़ियों की दुकान आ जाती है। भैया, हमारे घर की बिटिया की शादी है, बढ़िया बढ़िया साड़ी दिखाना। अरे भाभी, आपकी शादी की साड़ी भी हमारे यहाँ से ही गई थी, अभी दीदी के लिए बढ़िया बढ़िया साड़ी दिखाता हूँ। इतना कहकर दुकान वाला कुछ साड़ियाँ निकालते हुए कहता है,
हैं। ये बनारसी साड़ी, ये प्रिंटेड साड़ी, मारवाड़ी, अजमेरी, सूरत की सूती, बोलिए कौन सी दिखाऊं? रेखा और रुक्मणी मिलकर साड़ियाँ पसंद करते हैं, पर साक्षी दिलचस्पी न दिखाते हुए साइड हट जाती है और थोड़ी देर में साड़ियों की शॉपिंग पूरी कर अपने लिए अलग से साड़ी ले रही साक्षी के पास रुक्मणी आती है। हमारी शॉपिंग तो पूरी हो गई, तुमने कुछ लिया या नहीं? हाँ हाँ, मैंने भी साड़ी ले ली है। घर की बेटी की शादी है, तुम्हारे दोस्तों की पार्टी नहीं। ढंग के कपड़े ही लेना जो हमारी इज्जत को बचाए रखे। इसी तरह शॉपिंग खत्म होती है और अगले दिन गेस्ट हाउस में मेहमानों की भीड़ के बीच हल्दी की तैयारी होती है। मीरा को कुर्सी पर बैठाया जाता है। रेखा बहू, साक्षी बहू, नंद के लिए हल्दी भाभिया तैयार करती है। तुम दोनों थोड़ी थोड़ी हल्दी पीसकर मीरा को लगा दो। रुक्मणी अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। रेखा हमेशा की तरह सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी, पर साक्षी एक पीले रंग की टायर्ड मैक्सी ड्रेस पहनी हुई थी, जिसके कमर के साइड से कटे हुए थे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी मिक्सर ग्राइंडर में पीस देती हूँ। साक्षी बहू, मिक्सर ग्राइंडर से नहीं, हाथों से पीसने का रिवाज है। नहीं मम्मी जी, मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे, मैं हाथों से हल्दी नहीं पीस सकती। माँ जी, हल्दी मैं पीस देती हूँ। रेखा हल्दी पीसने किचन में चली जाती है, पर साक्षी के हल्दी न पीसने पर मेहमानों की कानाफूसी शुरू हो जाती है। इनकी मॉडर्न बहू तो बड़ी नकचड़ी है। और ये कपड़े तो देखो, लग रहा है क्या कहीं से कहीं तक कि ये घर की बहू है। साक्षी शादी की रस्मों से बचती फिरती और सिर्फ खुद के एंजॉयमेंट पर ध्यान देती, पर साक्षी की हरकतें ना ही घर वालों को पसंद आ रही थी, ना ही किसी मेहमान को। एक और सेल्फी, अब आएंगे ना लाइक्स। इसी तरह रेखा की जिम्मेदारी में मीरा की हल्दी पूरी होती है और अगले दिन मेहंदी फंक्शन होता है। साक्षी, तुम्हारी हरकतें किसी को पसंद नहीं आ रही हैं। मैं दीदी की शादी में कोई ड्रामा नहीं चाहता, तुम माँ की बातें मानना शुरू करो। इतना बोलकर अमन भी शादी की तैयारी में व्यस्त हो जाता है, पर साक्षी अमन की बातों को अनसुना कर काम चोरी का एक नया आइडिया ढूंढ लेती है। साक्षी बहू, घर में इतना काम फैला हुआ है और तुम यहाँ बैठी हुई हो। मम्मी जी, मैं क्या शौक से बैठी हूँ? ये देखिए, मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है। मेहंदी की सुबह साक्षी स्लीवलेस डीप निक ब्लाउज और चमकीले मेहंदी रंग का लहंगा जो एक तरफ से कटा हुआ था पहनकर अपने हाथों में पूरी मेहंदी लगाकर फंक्शन में बैठ जाती है। हे भगवान, इनकी बहू तो चलती फिरती बेशरम की दुकान है। सभी मेहमानों की नजर में गड़ी साक्षी संगीत शुरू होते ही पार्टी के गानों पर डांस करने लगती है। ओह, आई लव दिस सॉन्ग। साक्षी को डांस करता देख कैंटीन बॉय कहता है, हाय क्या लड़की है, अगर इस तरह की लड़की मुझे मिल जाए तो लाइफ सेट है। रेखा कैंटीन बॉय की बात सुन लेती है और कैंटीन बॉय को एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। तू खुद यहाँ से भागेगा जब मेरे पति के जूते से मार खाकर? रेखा के एक ही थप्पड़ से जमीन पर गिरा कैंटीन बॉय भाग खड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ, बंद करो ये बेशर्मी, पूरे समाज में हमारी थू थू करवा रही हो, तुम्हें किसी फंक्शन में शामिल होने की जरूरत नहीं है। साक्षी कुछ समझ नहीं पाती है। तभी रेखा साक्षी को अकेले में ले जाकर सारी बातें बताते हुए कहती है, साक्षी, संभालो खुद को, आज घर की इज्जत तुम भी खराब कर रही हो। मैं कुछ ना करना भी कभी कभी गलत होता है। संगीत फंक्शन खत्म होता है और रात में कमरे में बैठी साक्षी पर रेखा की बातों का कुछ असर होता है। पहली बार साक्षी अकेली बैठी किसी की बातों को टटोलती है। शायद मैं सच में गलत हूँ, मुझे रेखा दीदी से सीखना चाहिए। पूरी रात साक्षी सिर्फ फंक्शन में हुए गड़बड़ के बारे में सोचते हुए बिता देती है। अगले दिन धूम धड़ाके के साथ शादी का दिन आता है। मैरिज हॉल में कमरे में साधारण कपड़ों में बैठी मीरा, रेखा, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। दीदी, आज डर को बाहर छोड़ दीजिए, आज दिन आपका है। मीरा रेखा की तरफ देखती है। उसकी आंखों में भरोसा देख मीरा में भी आत्मविश्वास आता है। बारात आने से पहले रेखा मीरा के बाल बनाती है, उसे शादी का लहंगा और सारे गहने पहनवाती है। मैं कभी सुंदर नहीं लग पाई, पर आज तुम्हारी वजह से मेरी भी शादी हो रही है। पर आज भी कुछ लोगों ने मुझे अपनाया नहीं है। पर दीदी, आज आपको कोई नापेगा नहीं। दीदी, आज आप जैसी है वैसी ही सबको पसंद आने वाली है। मीरा की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। तभी बाहर बारात की शहनाई बजती है। वर वधू को बुलाया जाए। सेहरा पहने मीरा का होने वाला पति रवि और घूंघट डाले हुए हल्की मुस्कान लिए मीरा सुंदर से लहंगे में मंडप के नीचे आते हैं। दीदी, सामने देखिए, सामने खड़ा कोई भी आपका मजाक नहीं उड़ा रहा है, और जिन लोगों ने आपको अपनाया नहीं वो भी आपकी शादी में जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। वो देखिए, आपकी छोटी भाभी को। मैरिज हॉल में बिना मोबाइल के आसमानी और बैंगनी रंग की ग्रेडियंट चमकदार सेक्विन साड़ी में साक्षी इवेंट मैनेजर से कुछ कह रही होती है। कहीं कुर्सी सही नहीं, मेहमान कहाँ बैठेंगे, कहीं पानी की कमी, ये गिलास इधर क्यों रखे हैं? रिलैक्स मैम, मैं करवाता हूँ, मैं सभी चीज ठीक करवाता हूँ। रुक्मणी और मीरा साक्षी को ऐसे देखती हैं जैसे पहली बार देख रही हो। तभी रुक्मणी साक्षी के पास जाकर, साक्षी, तुम शादी के काम संभाल रही हो? आज संभालना जरूरी है मम्मी जी, मेरी नंद नहीं बड़ी दीदी की शादी है। रेखा और मीरा मंडप के नीचे से ये देखती हैं। रेखा कुछ नहीं कहती, पर मीरा मुस्कुराते हुए खुद पर गर्व महसूस करती है और मंडप में चली जाती है। वर वधू फेरे शुरू करें। पंडित के मंत्रों के बीच फेरे शुरू होते हैं और साक्षी बहू खुद आगे रस्मों की जिम्मेदारी संभालती है। पंडित जी, शगुन की थाली तैयार है। रिश्तेदार आपस में देखते हुए, ये वही बहू है जो कल तक बेशर्मी पर उतरी थी। देखते ही देखते फेरे पूरे होते हैं। विदाई का समय भी आ जाता है। मीरा माँ के गले लग जाती है। मुझे माफ कर देना, मैं आप लोगों पर बोझ बन गई थी। आज तो बोझ नहीं, हमारी ताकत है।
तभी मीरा रेखा की तरफ मुड़ती है। मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुकाऊं भाभी? दीदी, रिश्तों में हिसाब नहीं होता। तभी साक्षी झुकी आंखों से आगे बढ़ती है। दीदी, मैंने जाने अनजाने में आपकी बहुत हंसी उड़ाई है, मुझे माफ कर दीजिएगा। आज तुमने मुझे समझ लिया, यही काफी है। जिम्मेदारी निभाना मुश्किल नहीं था, बस समझ नहीं थी। पर रेखा दीदी की बातों ने सब समझा दिया मुझे। समझ आ जाए तो घर अपने आप चल पड़ता है। पर अब कम ही सही, मैं भी सिर्फ देखने वाली नहीं बल्कि अपनी नंद की शादी करवाने वाली भाभी बन गई हूँ। उसी घर में जहाँ कभी मोटापे को कमी समझा गया था, आज उस घर में समझ और जिम्मेदारी सबसे बड़ी खूबी बन चुकी थी।